हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो अप्लाई होंगी माइक्रो में भी और जो अप्लाई होंगी मैक्रो में भी। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बात करें सिलेबस की और बात करें ब्लूप्रिंट की। करंट ईयर 2023-24 के लिए अभी तक ना राजस्थान बोर्ड ने ब्लूप्रिंट दिया ना ही सिलेबस दिया, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो डाली हुई है जहां एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को इस बार मेरी एक्सपेक्टेशन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को चलना है। एनसीईआरटी ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में से चैप्टर नंबर 6 डिलीट कर दिया है जो लास्ट ईयर था 6 से 7 नंबर का, तो उसकी मार्किंग कहीं ना कहीं 1 से 5 वे चैप्टर तक एडजस्ट करनी है। सेम ऐसा ही राजस्थान में प्रोबेबल है, हो सकता है। तो राजस्थान बोर्ड में इस चैप्टर का जो कवरेज लास्ट ईयर था 4 नंबर, हो सकता है करंट ईयर में ये हो जाए 5 नंबर। लास्ट ईयर तक 2 क्वेश्चंस आते थे 1-1 नंबर के और 1 क्वेश्चन था 2 नंबर का। इस साल क्या ब्लूप्रिंट रहेगा, जैसे ही राजस्थान बोर्ड ब्लूप्रिंट के बारे में ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करता है मैं आपके लिए वीडियो जल्द ही लेकर आऊंगा। बात करें बेसिक डेफिनेशन, पहली इकोनॉमी। तो बच्चों इकोनॉमी क्या है? एक ऐसी सिचुएशन या फिर एक ऐसी कंडीशन जो हमें बताती है लिमिटेड रिसोर्सेज और उनके यूटिलाइजेशन के बारे में। इकोनॉमी मतलब एक ऐसी कंडीशन जो बताएगी कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जो भी यूजफुल थिंग्स हैं वो लिमिटेड है, और जबकि उन यूजफुल थिंग का जो यूटिलाइजेशन है वो अलग अलग जगह है। इकोनॉमी स्टेट्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। जैसे आज बात करें इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली। इलेक्ट्रिसिटी का यूज फैक्ट्री में भी है, घरों में भी है और ऑफिसेज में भी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है कि हम तीनों जगह सप्लाई कर सकें। तो इलेक्ट्रिसिटी मेरा रिसोर्स है लिमिटेड कैपेसिटी में, जिसकी डिमांड हर जगह, मतलब वांट्स अनलिमिटेड है इलेक्ट्रिसिटी की, इच्छाएं असीमित है, हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है। लेकिन इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसे हमें लिमिटेड रिसोर्सेज में ही पूरा करना है। तो इस तरह की प्रॉब्लम पहली बात कहलाएगी इकोनॉमी। इस तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना। अब क्या सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करें कि हम अपने रिसोर्सेज को कहां डिप्लॉय करें, रिसोर्सेज को कहां खर्च करें ताकि रिजल्ट या फिर आउटकम मैक्सिमम आए, वो पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। या फिर एक और एग्जांपल से बात करूं तो फॉर एग्जांपल मेरे पास सपोज 100 रुपए हैं, मेरे पास है 100 रुपए। अब मुझे 100 रुपए में खाना भी खाना है, बुक्स भी परचेज करनी है और कहीं ना कहीं मुझे पैदल नहीं चलना, तो कहीं ना कहीं ऑटो का किराया भी पेड करना है। अब 100 रुपए के अंदर ये तीनों काम करना मुश्किल है, तो मैं 100 रुपए को, पहली बात जो 100 रुपए मेरा रिसोर्स है और ये मेरी वांट्स है, 100 रुपए में 2-3 इच्छा और आ जाएंगी मेरी। इस तरह की कंडीशन ही कहलाएगी इकोनॉमी, जहां रिसोर्स लिमिटेड रहेंगे, वांट्स अनलिमिटेड रहेंगे। अब इस तरह की कंडीशन में सॉल्यूशन है वो हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर कि मैं अपने 100 रुपए कहां खर्च करना चाहूंगा जहां मुझे जो आउटकम है वो मैक्सिमम मिले। या फिर इकोनॉमी की दूसरी डेफिनेशन, और वी कैन से दैट इट इज अ फ्रेमवर्क, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके अंदर अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म होंगी। तीनों वर्ड का क्या मतलब होगा वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने कंक्लूजन क्या है पहली डेफिनेशन का, सिंपल सी डेफिनेशन है, इकोनॉमी मींस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। इस तरह की कंडीशन इकोनॉमी कहलाएगी। दैट कंडीशन या फिर दैट सिचुएशन इन विच रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। अब इकोनॉमी की जो टाइप है, मेरी बुक के अंदर इकोनॉमी के टाइप 3 गिवन है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड। ये जो डिवीजन है ये ऑन दी बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन, इकोनॉमी के अंदर डिसीजन किसके द्वारा लिया जाएगा। यदि डिसीजन लेते हैं प्राइवेट सेक्टर हर एक जगह पर, या हर एक, चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल हो या सर्विस हो, हर एक सेक्टर में प्राइवेट एंटिटी ही डिसीजन लेती है विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, तब मानी जाएगी वो इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक। लेकिन यदि डिसीजन लेती है सरकार तब मानी जाएगी सोशलिस्टिक। दोनों कंबाइंड फॉर्म में डिसीजन लेंगे तब मानेंगे मिक्स इकोनॉमी। तो ऑन दी बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन इकोनॉमी 3 टाइप की है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड। जबकि नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड करने के बेसिस पर, कितनी भिन्न भिन्न या फिर डिफरेंट वैरायटी के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं इकोनॉमी में, अगर लेस नंबर ऑफ वैरायटीज है तब बोलेंगे सिंपल इकोनॉमी। यदि ज्यादा नंबर ऑफ वैरायटी है, मोर नंबर ऑफ वैरायटीज है, तब बोलेंगे कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। हर एक डेफिनेशन के बारे में, हर एक कंपोनेंट के बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अभी तक आपको केवल इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन बताया। एग्जाम में आता है इकोनॉमी कितने टाइप की है, तो आपको लिखना है कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड। इन तीनों में क्या डिफरेंस रहेगा, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस रहेगा, उसकी चर्चा आगे करने वाले हैं। ये बात थी बच्चों इकोनॉमी की डेफिनेशन और टाइप।
अगली डेफिनेशन जो माइक्रो में भी अप्लाई होगी और मैक्रो में भी, अगली है कंज्यूमर। अब कंज्यूमर कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जो गुड्स और सर्विसेज को खुद की संतुष्टि के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कंज्यूम करता है, वह कंज्यूमर है। एक ऐसा पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन या फिर सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, वो कंज्यूमर है। जैसे आज मैंने ये बोर्ड परचेज किया, इस बोर्ड पे केवल मैं अपने लिए ही यूज कर रहा हूं, मैं किसी भी स्टूडेंट को कुछ नहीं पढ़ाता हूं, मैं केवल इसे अपने पर्सनल यूज में यूटिलाइज कर रहा हूं, तब ये बोर्ड माना जाएगा मेरे लिए कंज्यूमर गुड और मैं माना जाऊंगा कंज्यूमर। तो दैट पर्सन हु यूजेस और कंज्यूम गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, तब वो माना जाएगा कंज्यूमर। दूसरी डेफिनेशन कस्टमर, एक ऐसा व्यक्ति जो गुड्स और सर्विसेज परचेज करता है लेकिन डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए, उसे बोलेंगे कस्टमर। एक ऐसा व्यक्ति जो गुड्स और सर्विसेज परचेज कर रहा है लेकिन केवल डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए, ना कि मॉनेटरी बेनिफिट्स अर्न करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए ने एक चॉकलेट खरीदी अपने सन मिस्टर बी के लिए। एक फादर मिस्टर ए, इन्होंने अपने सन बी के लिए चॉकलेट खरीदी, एक परचेज की चॉकलेट। अब यहां पे जो मिस्टर ए है ये कस्टमर है और मिस्टर बी जो है वो कंज्यूमर है। हो सकता है कस्टमर और कंज्यूमर एक ही हो और हो सकता है कस्टमर और कंज्यूमर डिफरेंट हो, लेकिन दोनों का मोटिव एक ही रहेगा, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन। फर्दर बेचने के लिए वो प्रोडक्ट नहीं खरीदा है, अगर फर्दर बेचने के लिए खरीदेंगे तब वो बोले जाएंगे प्रोड्यूसर, जिसकी डेफिनेशन आगे बात करेंगे। अगली डेफिनेशन है कंजम्पशन। तो कंजम्पशन क्या है? कंज्यूमर के द्वारा गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने की प्रोसेस है कंजम्पशन। अ प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन इज नोन एज कंजम्पशन। आरबीएसई बोर्ड में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एक नंबर की डेफिनेशन इसी फॉर्म में आएंगी, तो आप लोगों को एक एक नंबर वाली डेफिनेशन एज इट इज याद होनी चाहिए। 12 क्वेश्चन आने वाले हैं, सॉरी 13 क्वेश्चन आने वाले, 2-2 नंबर वाले, 30 क्वेश्चन आने वाले, एक एक नंबर वाले। अब 30 क्वेश्चन में भी डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन रहेंगे 12, तो आपको कहीं ना कहीं ये सारी डेफिनेशन एज इट इज याद होना जरूरी है। अगली डेफिनेशन है प्रोड्यूसर की। अब प्रोड्यूसर कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है ताकि वो इनकम जनरेट कर पाए। आज मैंने मिल्क परचेज किया है चाय बनाने के लिए, फिर चाय को बाजार में बेचूंगा, तो मैं हूं प्रोड्यूसर। तो एक ऐसा पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा इनकम को जनरेट करने के लिए, या फिर रॉ मटेरियल परचेज करेगा फिनिश गुड को बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए, वो माना जाएगा प्रोड्यूसर। अगला प्रोडक्शन, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है उसे बोलेंगे प्रोडक्शन। अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स। गुड्स को प्रोड्यूस करने की टेक्निक, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने की टेक्निक कहलाती है प्रोडक्शन। या फिर हम ये कह सकते हैं दैट प्रोसेस विच इज कंसर्न्ड विद जनरेशन ऑफ इनकम। कोई भी प्रोसेस जो इनकम जनरेट करने के लिए की जा रही है वो प्रोडक्शन प्रोसेस है। जैसे मैं आज बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इनकम जनरेट करने के लिए ये भी प्रोडक्शन प्रोसेस है। ऑफिसेज में अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, वो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी, वो भी प्रोडक्शन प्रोसेस मानी जाएगी। अगली डेफिनेशन है सेविंग। अब सेविंग क्या है? मैंने जो इस साल इनकम कमाई, इनकम में से कुछ पार्ट करूंगा खर्च, कुछ पार्ट करूंगा सेव। तो दैट पार्ट ऑफ इनकम विच रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड और दैट पार्ट ऑफ इनकम विच रिमेन्स फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। एक ऐसा पार्ट इनकम का जो मैं फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज के लिए रिजर्व करके रख रहा हूं, उसे बोलते हैं इनकम। अगली डेफिनेशन इन्वेस्टमेंट की। अब इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब कहीं ना कहीं जो मैंने पैसा लगाया है या फिर मैंने कैपिटल जो लगाई है उसको फॉर्म करने के लिए, कैपिटल की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो, इसके लिए वो पैसा लगाया गया है। तो इन्वेस्टमेंट की सीधी सी डेफिनेशन है स्टॉक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और अक्वायरिंग एसेट्स बाय प्रोड्यूसर फॉर जनरेशन ऑफ इनकम। आज प्रोड्यूसर ने एक दुकान खोली, वहां पर स्टॉक लगाया, मतलब पैसा लगाया, माल खरीदा, कुछ एसेट्स भी परचेज की। अब दोनों जगह इन्वेस्टमेंट ही है। कर क्यों रहे हैं? हम स्टॉक क्यों परचेज किया, माल क्यों खरीदा, फर्दर रीसेल करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट मतलब स्टॉक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन या फिर एसेट्स खरीदी गई हैं, चाहे स्टॉक के फॉर्म में खरीदी हो या फिक्स एसेट के फॉर्म में खरीदी हो, इनकम को जनरेट करने के लिए। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक प्रोड्यूसर ने जो माल बनाया, चाहे तो वो गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करे, प्लस जो माल बेचने के बाद उसे जो पैसा रिसीव हुआ है उस पैसे को अलग अलग इनकम के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक जगह मैंने बात की
जो गुड्स बन के तैयार है उस गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करे, गुड्स को बेचे, गुड्स को बेचे, सर्विस रेंडर करे, गुड्स को सेल करे और सर्विस करे रेंडर, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा माल बेचने के बाद जो उसे पैसा रिसीव हुआ, सेल करने के बाद जो उसे पैसा रिसीव हुआ, रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। प्रोड्यूसर ने जो माल बेचकर पैसा रिसीव किया है उस पैसे का करेगा क्या, उस पैसे में से कुछ अमाउंट अपनी लेबर को पेड करेगा, कुछ अपने रेंटल को, अपने जो फैक्ट्री किराए की है फिर दुकान किराए की है तो रेंट पेड करेगा, और कहीं से पैसा उधार लिया है तो उस पर इंटरेस्ट पेड करेगा, बाकी प्रॉफिट अपने पास रिटेन करके रखेगा। तो इसका मतलब माल बेचने से जो पैसा आया, कुछ रेंट पेड की, कुछ वेजेस पेड की, कुछ इंटरेस्ट पेड की और बाकी प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम among factor of production, that is rent, wages, interest and profit, and it also includes distribution of goods and services between the customer. कस्टमर के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज बांटने वाली प्रक्रिया भी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। ये बात थी बच्चों अगली डेफिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन की। अब जो आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम की डेफिनेशन। बच्चों इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम है रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। इन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किस तरह से करें ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल पाए। सीधी भाषा में बात करूं तो हम उस समस्या का समाधान कैसे करें जो समस्या बताती है रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है। इकोनॉमिक्स मींस हाउ टू डील with economic problem that is resources are limited and wants are unlimited। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया मेरे पास 100 रुपए हैं, एक इकोनॉमी के एक कंट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड कैपेसिटी में, जबकि इनका जो यूटिलाइजेशन है वो अलग अलग जगह है। 100 रुपए को मुझे अलग अलग वांट्स पे खर्चा करना है, तो मैं किस जगह अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करूं, किस जगह अपने रिसोर्सेज से अपनी इच्छा को पूरी करूं ताकि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल पाए, ये बताता है इकोनॉमिक्स। तो हाउ टू डील विद प्रॉब्लम दैट स्टेट्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। यही डेफिनेशन कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, यही डेफिनेशन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है? यही प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ जो रिसोर्सेज हैं इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी पॉसिबल हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस के अकॉर्डिंग ही हमें रिसोर्सेज डिप्लॉय करने होंगे। एक बात और याद रखनी है एक नंबर के लिए, जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से, जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज नोन एज ओइकोनोमिया विच मींस हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो ये बात थी इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। वापस रिवाइज करने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन एक ऐसी विषय वस्तु, एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर जो बताएगा हम उस समस्या से डील कैसे करें, उस समस्या का समाधान कैसे करें जहां पर रिसोर्सेज सीमित मात्रा में लिमिटेड कैपेसिटी में और वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड कैपेसिटी में। बच्चों ये बात थी ओवरऑल आज के लेक्चर के बारे में, जहां मैंने काफी सारी जो डेफिनेशन है उनकी बात की, कंज्यूमर की, कंजम्पशन की, प्रोडक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, इकोनॉमी की टाइप, इकोनॉमिक्स की, दोनों माइक्रो और मैक्रो में ये मुझे डेफिनेशन काम में आने वाली है। ऐसे ही जो अगला टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक्स की कितने कैटेगरी हैं और इकोनॉमी के मुझे सारे कैटेगरीज के बीच में डिफरेंसेस पढ़ने हैं, ये सारे टॉपिक अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहें, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।